हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका अमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर दोबारा से आप लोगों के पास लेकर आया हूं आज आपका फेवरेट शो नो योर फैकल्टी। जैसे कि आपको पता है इसमें हम एक स्कूल से एक डिपार्टमेंट से किसी एक फैकल्टी को इनवाइट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनसे सवालात करते हैं उनके बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जो भी आप अब तक नहीं जानते थे। आज एक और ऐसी एक शख्सियत है मेरे साथ हम लोगों के बीच जो कि है स्कूल ऑफ मेडिसिन से और जिनका नाम है डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी, जो कि प्रोफेसर हैं और HOD यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, जिसको हम स्कूल ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, नेरुल, नवी मुंबई। सर, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आई एम वेरी वार्म वेलकम हियर इन नो योर फैकल्टी। गुड आफ्टरनून, आई एम फाइन एंड होप यू आर आल्सो फाइन। ओह यस, डेफिनेटली सर, माय प्लेजर, यू आर हियर। और अब शुरुआत करता हूं कुछ सवालों की। Tell us about your journey here at DY Patil University. When did you start working here and how have you evolved as a teacher and human being? ओके, एक्चुअली मैं बॉम्बे में आया 1993 में आफ्टर माई 12th, यानी फॉर MBBS आई हैड गॉट द एडमिशन इन सेट GS मेडिकल कॉलेज एंड KM हॉस्पिटल परेल, मुंबई. So I have completed MBBS and after that I have a short stint of preparation of civil services. I had appeared twice for the civil services, but unfortunately I couldn't succeed in that. But again the medicine called me back and I pursued my post graduation in MD microbiology from the same institute, that is the St. GS Medical College in KM Hospital, Mumbai. And after completion of post graduation, the microbiology subject was such that there was no scope of going back to my native place where there was not much scope for the microbiology. So microbiology was that time it was very evolving type of the newer type of branch which was just separated from the pathology. So I thought that we better start with the Mumbai, and I got to know about the New Bombay that time. It was the emerging hub for the young people. So I decided to settle down in New Bombay, and that is how the first time when I came here in New Bombay, I came to know that there is a medical college, that is DY Patil Medical College. So I thought better I can join this medical college. So in the initial part, after giving my MD examination, I came here, but my result was not out, or I have not got that MD degree that time. So I met the dean sir here and he said that okay, you are welcome here, but just get your degree first, the postgraduate degree. So my result was not out. So after that, what happened for the just as a thing, I had during that period before declaration of the result, I started one private lab, going to the private lab where I worked there for few months. So but after the declaration of the results, I better continued in that particular lab because it was very, what was the learning experience during that time. And but after working for a few months over there, दिस इज माय कप ऑफ टी, मुझे मेडिकल कॉलेज ही जाना चाहिए। या मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा कुछ माइक्रोबायोलॉजी में ज्यादा काम नहीं था उस टाइम पे भी। हाँ, तो ये तो अभी बहुत बड़ी तरीके से आया है माइक्रोबायोलॉजी फील्ड, लेकिन दैट टाइम माइक्रोबायोलॉजी में इतना काम नहीं होता था कि हाँ आप पूरा दिन भर उसके लिए बिजी हो, जैसे अदर ब्रांचेस होती है ना वैसे। लेकिन तभी मुझे ऐसा रियलाइज हो गया कि यार मेडिकल कॉलेज तो होना ही जरूरी है, क्योंकि मेरा जैसा कॉलेज का जैसा हो गया ना कि KM जैसे इंस्टीट्यूट से आया है, तो एक ट्रेडिशन टाइप में होती है कि वहाँ पे जनरली लोग वहीं पे रह जाते हैं। बट तो मुझे भी ऐसा लगा कि मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करना चाहिए वापस, कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा फील्ड भी माइक्रोबायोलॉजी ऐसा है ना कि इवॉल्विंग है, रिसर्च ओरिएंटेड है, तो माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल कॉलेज में ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ये हो सकता है। तो लकीली यहाँ पे एक इंस्पेक्शन था एंड आई हैड गॉट अ कॉल फ्रॉम इंस्टीट्यूट कि आर यू विलिंग टू ज्वाइन हियर। मैं बोला अरे वेल एंड गुड, मुझे भी ये था कि ज्वाइन करना है, एंड आई केम हियर
and joined as a lecturer in DY Patil in 2007. Wow, nice journey, sir. Yeah. बहुत अच्छे से आपने explain भी किया. Okay. What made you choose the field of medicine and especially microbiology? How did you prepare yourself for this since school and college days? Okay. Regarding the medicine part, actually at the age of say 16, 17, you are at very tender age. Yes. You are influenced by your family, your friends, your Yes. peer pressure is very Your much. hero. So yes, and that time our generation was not like this present generation that Yes. I want to pursue this and all. That was not there. And as I'm from having the very rural or the semi-urban type of background, so everything was according to your parents. Okay, so पेरेंट्स के पास उस जमाने में दो ही चॉइस थी, दो ही जो choice होती है थी। कि या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर एग्जैक्टली बनो. एग्जैक्टली और मेरे बड़े भैया जो इंजीनियर हो गए थे तो फिर उन्होंने बोला कि अरे बेटर, एंड आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, सो डेफिनेटली दे वर अवेयर दैट कि ये आगे जाएगा यानी मेडिकल में ही जाएगा. Oh, yes. एंड आई हैव गॉट माय कजिन्स, they are from medical field only. I Oh, think my 9 cousins are doctors. Oh my God. So मतलब ये तो पूरी तो पूरी खानदानी फैमिली के साथ टाइप पूरी में था. family तो भी है. फ्रॉम माय फैमिली मीन्स माय पेरेंट्स, no one was in medical, so my parent forced me that you go medicine, and that is the thing. So I thought it's okay, either engineering or the medicine, that they were the two options that time. इंजीनियरिंग हो नहीं सकता था क्योंकि आपके बड़े भाई हो चुके थे. हाँ ऑलरेडी हो चुके थे. तो फिर तभी ऐसा था कि एडमिशन कौन सा लेना है, बट माय कजिन सेड दैट ओ महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कॉलेज KEM है, वहाँ पे ही जाना है तुझे. एंड लकीली टचवुड आई गॉट गुड मार्क्स. And you got selected. Yes, I got selected. I stood 27th in Maharashtra. Oh, wow. Yeah, in medical field. So that was definite. I was getting the admission in KEM. So I got the KEM admissions, and there only I started liking the field, and I very much enjoyed the medicine as such. But somehow, no, simultaneously, my another brother, he was preparing for the civil services and means the state civil services, and he got into it afterwards. But so even that influence was on me. Yes. So So you tried for civil I services. tried after MBBS for that as well, but somehow. Destiny is Yes, destiny was that actually yes. you should become a doctor. Yes. वरना हमें इतना अच्छा डॉक्टर कैसे मिलता? अभी अच्छा वगैरह ये तो बाकी लोगों को चूज करना है, बट डेफिनेटली मैं अगर एफर्ट ले रहा हूँ सिंसियरली 100% दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली कोई भी फील्ड में हो आप 100% दे रहे हो तो ये अच्छा ही रहेगा. Oh yes, nicely explained, sir. Okay, Dr. Vijay Patil sir is an inspiration for all of us. How has he motivated you? Yes, this is very what do you say, that very funny the meeting. It happened with Vijay sir, my first meeting. After the examination, I came here in New Bombay. That time, one of my juniors, I was pursuing postgraduate here. So that time he has just got admission in post graduation in DY Patil, and he was very much close to Vijay sir. Oh, great. So when I came here, and suddenly I met that my friend over there, and he said that, oh, you have come for the this one, joining this medical college. Well, I said yes, if I get the admission. अरे चलो we'll meet Vijay sir directly. Wow. तो इतने अप्रोचेबल सर थे तो हम लोगों ने फिर उनके केबिन के वहाँ पे गए, सर नहीं थे, उन्होंने बोला कि कोई स्टेडियम गए. दैट टाइम अपना जो DY पाटिल का जो क्रिकेट स्टेडियम था अंडर कंस्ट्रक्शन था. Okay. सर वहाँ पे बहुत विजिट करते थे, तो हम लोग वहाँ पे वो मुझे लेके गया और विजय सर वहाँ पे ग्राउंड पे मिले मुझे. Oh wow. तो उन्होंने बोला अरे वेरी गुड, अच्छा है, आपका फ्रेंड है, अगर ज्वाइन करना चाहता है तो आप डॉक्यूमेंट है डीन सर से मिलो और उनको दे दो सभी. Oh, तो great. हाँ, तो फिर लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा रिजल्ट नहीं आया होता है, MD नहीं था. तो उन्होंने बोला कि आप अगर ज्वाइन करना है तो एज अ ट्यूटर फिर करो. मैंने बोला कि यार अभी रिजल्ट आने वाला है 1 महीने में, सो मैं होने के बाद ही आ जाता हूँ, तो फिर माइक्रोबायोलॉजी प्रॉपर में ज्वाइन करो. तो विजय सर का वो दैट वाज फर्स्ट इम्प्रेशन कि बहुत ही यंग, बहुत ही आई थिंक हार्डली 45 ईयर्स रहेंगे तभी. मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यार ये इतना बड़ा है, ये एम्पायर का कोई बंदा यानी जो ओनर है जो इतना यंग रहेगा और इतना अप्रोचेबल रहेगा. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट मेड मी very much impressed by the Vijay sir. And after joining here in DY Patil,
जो हमारे हॉस्पिटल में जब हम लोग थे तो हमेशा कुछ न कुछ प्रोग्राम्स होते थे सर। उनके जो भी उनके फ्रेंड्स और डिग्निटरीज आते थे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, तो ज़रूर वहाँ का विजिट होता था हमारे हॉस्पिटल का। तो तभी भी क्वाइट यानी उनके जो फ्रेंड सर्कल या उनके जो लोग थे, जैसे एलन बॉर्डर आ गए थे, ब्रायन लारा आ गया था, तो ना ऐसे तो हम लोग इतना इम्प्रेस थे। बट आफ्टर, सो दैट वाज ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव एजेस में, यानी हम लोग इतने भी जूनियर्स थे ना, तो जैसे जैसे सीनियर हो गए तो सर के कांटेक्ट में आने लग गए थ्रू दी ऑफ कोर्स द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो जैसे उनके जो हम लोग ये टॉक सुनते थे, उनके जब भी प्रोग्राम में सर आते थे, इंस्पिरेशन टाइप में होता था, वो बहुत ही इनोवेटिव टाइप में थिंकिंग होती थी उनको कि कुछ तो नया करो, इसमें कुछ तो नया करो। दैट्स वाई अगर आप उनके जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें भी वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि जो भी नई नई चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इवन नाउ दिस नया बिल्डिंग जो अपने नए हॉस्पिटल का बिल्डिंग आ रहा है सुपर स्पेशलिटी का, सर भी बोलते हैं कि इसको भी जैसे ना, जैसा हार्वर्ड स्टैनफोर्ड जैसा है वैसा ही वो लेवल का अपने को लेके जाना है। बिल्कुल। सो दैट इज वेरी प्रोग्रेसिव माइंडसेट। और दो उनका बैकग्राउंड मेडिकल फील्ड से नहीं है, बट उन्होंने उसके बारे में इतना सोचते हैं हमेशा। और इवन जैसे अभी हम लोग एनएमसी के इंस्पेक्शन के दौरान मिलते हैं या कोई भी काम की वजह से सर से मिलते हैं, तो एक रियलाइजेशन होता है ना कि यार प्रोग्रेसिव बंदा है बहुत, यानी ही इज टॉकिंग ऑलवेज अबाउट कि 5 साल बाद क्या है, 10 साल बाद क्या है। So that is very what do you say, that gives a keep inspiring you. Yes, He is so much inspiration, update. enthusiasm. Oh wow, nicely explained sir. Wow. Okay, अब कुछ सवाल आपकी फील्ड से रखता हूँ सर। What recent advancement or breakthrough in medical research do you believe have the most potential to revolutionize patient care in the near future? अभी मेडिकल फील्ड तो इतना वास्ट है अभी, और इतने अलग अलग तरीके से उसको ये चल रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा मोटा मोटी मेरे फील्ड से रिलेटेड अगर देखा जाएगा तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ये एक बहुत मेजर तरीके से ऊपर आया है। आपने सुना होगा अभी कोविड में आरटीपीसीआर टेस्ट पैंडेमिक में, तो वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्ट है। तो ये जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का जो पार्ट था, जो पहले एकदम रिसर्च फील्ड में होता था सिर्फ, लेकिन अभी वो डायग्नोस्टिक फील्ड में आ रहा है। इवन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, तो जिसकी वजह से पूरा अपना जो काला चिट्टा होता है ना एक ह्यूमन रेस का, वो पूरा का पूरा आउट हो गया है। यानी आप एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे आज सोच सकते हो कि कौन सा डिसीज का कौन सा जीन की वजह से होने वाला है, या उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, या क्लस्टर ऑफ जीन्स का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं ना, ये आजकल रिसेंट एडवांसेस में बहुत हो रही है। और उसके हिसाब से दूसरी चीज़ अभी जो नई आ रही है वो जीन एडिटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। आपने सुना होगा कि स्पेशली चाइना में और यूरोप में वगैरह ये चीज़ें बहुत कॉमन अभी रिसर्च ओरिएंटेड हो रही है कि एडिट कर रहे हैं जो जीन्स अपने को डिट्रीमेंटल है, विच आर कॉजिंग द डिसीजेस, दे आर रिमूविंग दीज जीन्स, ओके, सो बाय द एडिटिंग। सो दैट इज द वन थिंग दैट इज कमिंग अप। अनदर थिंग इज द ऑर्गन हार्वेस्टिंग। अगर आपने रिसेंटली सुना होगा कि लास्ट वीक में यूनिवर्स दे हैव मेड अ किडनी, ह्यूमन किडनी इन अ पिग। उन्होंने हार्वेस्ट की वहां से और इम्प्लांट की ह्यूमन में। ओके, सो दैट इज, अभी उसका सक्सेस रेट कितना होगा वो तो अभी फ्यूचर में समझेगा, लेकिन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउडेज, बिकॉज वी आर हैविंग सो मच ऑफ व्हाट यू से दैट स्केर्सिटी ऑफ दीज ऑर्गन्स, स्पेशली द किडनी हो गया, लीवर हो गया, बोन मैरो हो गया, ये इन सबको, और इवन फॉर दैट मैटर ब्लड। ओके, तो इन सब जो भी ऑर्गन्स और जो भी बॉडी पार्ट्स है, तो हो सकता है ना कि आगे जाके से आफ्टर 20 इयर्स 30 इयर्स हम लोग लेबोरेटरी में वो हार्वेस्ट कर रहे होंगे, और वो भी कस्टमाइज टाइप में, यानी या पर्टिकुलर पर्सन के लिए। हाँ, हम लोग उसके कोई स्टेम सेल्स लेंगे और उसको हम लोग हार्वेस्ट करके या उसको ये करके एक ऑर्गन बना के उसको वापस दे देंगे। सो ये बहुत ही एकदम व्हाट यू से दैट, जैसा ये Y2K प्रोग्राम था ना, जैसा ये डिजिटल इसमें, कंप्यूटर इसमें ड्यूरिंग टू द, तो वैसा ही सिचुएशन अभी एक्सप्लोजन मेडिकल फील्ड में होने वाला है। और उसके साथ में ये जो AI वगैरह जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थिंग आई हुई है, तो इसका अगर इम्प्लीकेशन अगर हम लोग व्हाट यू से दैट इनकॉर्पोरेट करो मेडिसिन के रिसर्च में, तो अभी ड्रग डिस्कवरी बहुत
बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत डिफरेंट साइड जो पहले सालों लगते थे कोई डिस्कवरी करने के लिए, अभी वो चंद डेज में हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके साथ में आपको डायग्नोसिस पार्ट में भी बहुत इजी हो जाएगा। अनदर थिंग इज द नैनो टेक्नोलॉजी। जो नैनो टेक्नोलॉजी है आप एकदम माइन्यूट लेवल पे, एकदम नैनो लेवल पे, हाँ, जो आप आइदर डायग्नोसिस में हो या ट्रीटमेंट में हो, टारगेटेड थेरेपी स्पेशली फॉर द कैंसर। ओके, पहले कैसा होता था, अगर आपने देखा रहेगा कोई कैंसर का पेशेंट होता है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज बाल, दिस इज बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपी। तो दैट कीमोथेरेपी इज जस्ट बिकॉज it is not targeted against that particular, it is just in the body. We give the medicine in the body and that will go in all these systems. Okay, so obviously the side effect, as a side effect you get this baldness. But if you know that there is a tumor which is present in the kidney or which is present in the brain or liver, and a particular nanoparticles has been labeled for attacking only that part, तो वो कहीं पे साइड इफेक्ट नहीं करेगा, वहीं पे जाके टारगेट करेगा और वहीं पे जाके, तो इससे क्या हो जाएगा ना कि एक ओवरऑल पैलिएटिव टाइप ऑफ थिंग जो है ना वो अच्छे से हम लोग क्योर कर सकेंगे विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर कैंसर और द कार्सिनोमा। तो ये बहुत सारी इनोवेशंस आ रही है मेडिसिन में। डेफिनेटली सर, एक्चुअली वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, एक्चुअली यू गेव अस द वेरी वास्ट व्यू of these actually future things. In the light of the recent global health challenges such as the COVID-19 pandemic, how do you think medical education and training should adapt to better prepare future healthcare professionals for similar crisis? Yeah, major problem present day is the skill imparting the skill to the medical students. Okay, so because nowadays the patients are becoming very fussy type of so they do not generally allow the students to, they mislead, or sometimes I don't want to say these things, but it's very difficult to get the skills. So we have started with the skill lab here in, so before touching the patients we can definitely go for the first practice on this one, simulation lab, and then go for the directly for the patients. Okay, so that is one part. Then also medicine is an art, it is not only a science basically. Means how you are going to deal with the patients, how you are going to making the particular patient comfortable, okay, or how you are going to tell the patients any unavoidable what is that outcome of a particular disease. So in that place is, if I suppose I say अरे तुझे तो कैंसर है, तू मरने वाला 2 दिन में, so how that particular patient will feel. So even in that cases that particular the empathetic orientation for dealing with the patients, coping with the patient's trauma, feeling that particular empathy with the patient, that is another thing we have to impart to this one. Because even in this COVID pandemic we have learned that people were not knowing, even the medical fraternity was not knowing about what is this COVID about. Yes, so everyone was very uncertain. They half of the patients must have died because of the shock only that I have got a COVID. Definitely, actually. Yes. So in that situation, that the particular medical fraternity will tell that particular patient, oh okay, it doesn't, it's like a normal viral fever, okay, you will be all right completely. You'll be all right, definitely. Yes, कई सारे लोग के साथ ये सच में हुआ था, ऐसे शॉक की वजह से बहुत, क्योंकि ना देखो एक मेडिसिन में एक प्लेसिबो इफेक्ट रहता है ना, कि इवन इफ दैट यू आर नॉट गिविंग एनी पर्टिकुलर ड्रग, आपने देखा कोई एक सक्सेसफुल जनरल प्रैक्टिशनर रहता है कम्युनिटी में, वो ना मल्टीविटामिन्स की टैबलेट देता है अलग अलग कलर की, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट बहुत मैटर करता है. तो वो एक चीज है. दूसरी एक चीज मुझे एक रियलाइज हो रही है कि ये जो नेक्स्ट पैंडेमिक जो होने वाला है वो दैट इज बिकॉज ऑफ दी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आपको पता रहेगा आजकल बहुत रेजिस्टेंट अगेंस्ट दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स बहुत कॉमन हो गया है. इवन नहीं वैसे बॉडी रेजिस्टेंस से नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है. हम लोग अननेसेसरीली ना एनी डिसीजेस के लिए, वेदर इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज और वायरल डिसीज और एनी अदर डैम थिंग, छोटी बीमारी तो भी हम लोग एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर ले रहे हैं. तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो अननेसेसरीली ना जो डिसीज जहां पे वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्फ टू दी एंटीबायोटिक्स, तो जो अपना जो नॉर्मल बॉडी में जो बैक्टीरियाज है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया.
तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो एंटीबायोटिक्स जो है ना वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर एंटीबायोटिक्स के ऑप्शंस आपके पास लिमिटेड होंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट। और WHO ने प्रेडिक्ट किया है कि देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ डेथ विल अकर इन द कमिंग डेकेड्स जस्ट बिकॉज ऑफ सच इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो उसके लिए हमको आज से प्रिपेयर रहना है। तो उसके लिए प्रिवेंशन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस और एंटीबायोटिक पॉलिसीज ये और एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम्स ये बहुत ही लार्ज स्केल पे मेडिकल स्टूडेंट्स को लर्न करने पड़ेंगे, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना पड़ेगा उसका, एंड हम लोग सेंसिटाइज होना पड़ेगा उसके लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. What makes our institution unique, of course, is the faculty like you, but what about the factors such as the infrastructure, cafeteria, lab and research facilities, the varied courses and the general environment of learning and fun? Okay, so जैसा हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो देखते हैं ना एम्बियंस कैसा है। कहीं पे भी अगर एम्बियंस अच्छा है तो अपना पूरा एक्सपीरियंस ही पूरा बदल जाता है। तो अगर इफ यू कम टू आवर यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया और इवन एट द लेवल ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुपर्ब है अपने यहाँ पे। अभी जैसे आपने देखा कि इधर COE का नया बिल्डिंग हो गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ। तो ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद में अपनी लैब्स देखो, सभी एडवांस टाइप में लैब है, सब इक्विपमेंट्स है उसमें। उसके बाद में अपने अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अभी मेडिकल कॉलेज में आप लेजेंड्स में जाके देखो या लाइब्रेरी में जाके देखो, इधर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में का कैंटीन देखो, इवन गार्डन कैफे, आइलैंड कैफे, इतने सारे यानी हैंग आउट भी एरियाज काफी, इतना बड़ा अपना कैंपस है कि उसमें एकदम रिलैक्सिंग टाइप ऑफ एकदम एनवायरनमेंट है, व्हाट यू से दैट। तो वैसा देखा जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो बहुत सुपर्ब है। अपने यहाँ पे जो फैकल्टी है वो भी सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस से आए हुए हैं। और कैसे कि अभी अपने कॉलेज को भी देखो कि यूनिवर्सिटी को देखो, एक 30-40 इयर्स का ये स्पैन हो गया है। तो अपनी जो इनिशियल इसमें डेवलपिंग टाइप की यूनिवर्सिटी हो गई ना, अभी हम लोग मैच्योर हो गए हैं। तो वो जो एक इस्टेब्लिश पैटर्न हो गया है अपना। तो यहाँ पे अभी जो कोई भी इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री जो रहता है ना वो कब से है, हम लोग बोलते हैं ना 100 साल पुरानी इंस्टीट्यूट है ये या 100 साल पुराना यूनिवर्सिटी है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो मैच्योरिटी आ जाती है, वो जो एक पॉइंट जो ना नया नया ऐड होते रहता है उसमें वो पूरा फुलफिल करता है। तो वैसे ही हम लोगों का भी ना अभी न्यू यूनिवर्सिटी नहीं रही है अपनी, एक मैच्योर यूनिवर्सिटी हो गई है। तो उसकी वजह से भी ना अपने पास पे काफी अच्छा स्टाफ भी है, एक्सपीरियंस स्टाफ भी है, लर्निंग मटेरियल भी है। तो और क्या चाहिए एक स्टूडेंट के लिए? बिल्कुल वंडरफुल। ओके, आपको सवाल सर मैं आपसे पूछता हूँ आपके बारे में। ओके, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट लेसन यू लर्न फ्रॉम योर स्टूडेंट्स? ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ सिखा देता है, बट एक है कि इजी गोइंग एक जो चीज़ है जो मैंने लाइफ में थोड़ा सा, मैं टाइप ए पर्सनालिटी था, तो इसकी वजह से ना मेरा हमेशा थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहता था लाइफ। बट लेकिन स्टूडेंट को देख के अभी लगता है कि अरे नहीं, हमने ये नहीं करना चाहिए था इतना भी ऐसा। हाँ, ज्यादा ही परेशान हो गए, ज्यादा थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते थे डेफिनेटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज वन थिंग दैट आई हैव लर्न दैट कि ओके, अपनी अपनी टाइम पे अपनी अपनी चीजें हो जाएगी। हाँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स करो। ओके, इफ यू हैड नॉट बीन अ प्रोफेसर यू वुड बी? अच्छा, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैंने, क्योंकि अभी ये मैं नहीं बोल सकता कि मैं सिविल सर्विसेज में होता, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज में तो पहले ही ट्राई कर चुका था, तो वापस आ गया हूँ मेडिकल। बस लेकिन प्रैक्टिस में होते डॉक्टर। हाँ, लेकिन मैं तो डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेता, या मैं थोड़ा सा रिसर्च टाइप में भी कुछ काम करना चाहता था कि कुछ जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है मेडिसिन में उसका सोल्यूशन ढूंढने का डेफिनेटली मैं ट्राई करता। ओके, हाउ डू यू जगल योर हॉबीज विद योर करियर? ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि देखो कि मेडिकल फील्ड में बहुत टाइम कम मिलता है। तो ये जो हॉबीज वगैरह है कि थोड़ा सा निगलेक्ट हो गया है अभी मेरा जो फॉर्मेटिव इयर्स जो प्रैक्टिस में हो गया है ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हो गया है। तो लेकिन अभी मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ। मेरी जैसे हॉबीज वगैरह है तो मुझे ये ट्रैवल व्लॉग्स देखना बहुत अच्छा है ना, आई लाइक ट्रैवलिंग।
मैं ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ तो ठीक है, एटलीस्ट मैं ट्रैवल व्लॉग तो देख सकता हूँ। Yes, तो that's nice. वो मैं थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह जब भी टाइम मिलता है तब मैं करता हूँ। तो ये एक हॉबी है और that is the That is important. actually hobby you Yeah. are trying to Yes. complete in that way. Okay. So now we are coming together for our famous rapid fire round. I think you're ready for that. The best advice you got in your career. बेस्ट एडवाइस, आई थिंक दिस इज द बेस्ट और वर्स्ट, आई डोंट नो। एक बार तो डॉक्टर बन जा, तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये अच्छा था। दैट वाज बेस्ट, बट That was the दैट वाज best आल्सो actually. वर्स्ट थिंग, Worst thing. क्योंकि एक बार डॉक्टर बन गया था, अरे अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर तो लाइफ सिंपल है। Simple. पर पोस्ट और ग्रेजुएशन सिंपल कभी नहीं होती, वो मेहनत बढ़ती जाती है। जाती है, एग्जैक्टली। फिर उसके बाद कहेंगे कि आप तुम डॉक्टर बन गए हो, प्रैक्टिस करो, हाँ, एक्सपीरियंस तो आएगा। ऐसा हो रहा है। Wow. Okay. The happiest moment of your life. हैप्पीएस्ट मोमेंट, आई थिंक जब मेरी डॉटर पैदा हो गई, Oh, wow. सो Nice. दैट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। The saddest moment of your life. ऐसे सैडेस्ट मोमेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा कभी लो फील किया था अभी कि यार जब मैं मेरा सर्विसेज में नहीं हुआ, सिविल सर्विसेज में ना, तो बट आई डोंट रिग्रेट नाउ। दैट टाइम थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार, बट इमीडिएटली आई कोप्ड विद। मैं मेरा एमडी तभी मिल गया था मुझे माइक्रो का, तो फिर थोड़ी फॉर अ मोमेंटरी फ्यू डेज के लिए थोड़ा सा ये था, बट नहीं, उसके बाद में आई हैव नॉट लुक्ड बैक। Okay. The challenging moment of your life. चैलेंजिंग मोमेंट, every day is a challenge. Every day is a challenge. Yes. Okay. Your favorite actor. फेवरेट एक्टर, एक्चुअली ना मैं इतना देख पाए कभी हाँ, movie तो? यानी पहले जब हॉस्टल लाइफ में थे तो हम लोग टीवी रूम में ज्यादा पाए जाते थे, लेकिन तभी वो ज्यादा क्रिकेट और यही ज्यादा चलता रहता था, न्यूज वगैरह। तो लेकिन एक्टर्स में देखा जाएगा तो जैसे अभी सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, तो वो तो सभी के फेवरेट है। हाँ। Favorite book. इतना पढ़ने की मुझे ये नहीं है, आदत तो नहीं है। मैं इतना थोड़ा सा पहले ही पढ़ लिया आपने। नहीं, वैसे तो भी मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मैंने एक बार ट्राई किया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी की पढ़ने के लिए, लेकिन मैं जब भी पढ़ने लगता हूँ तो सो जाता हूँ। वो काफी मोटी भी है वो। हाँ। Okay. Your favorite movie. कोई ऐसा कोई ये नहीं है, जो भी अच्छी लगे वो हाँ, ठीक जो है, भी देख हाँ, लेंगे। कॉमेडी मूवीज मुझे अच्छी लगती है, स्पेशली मेरे इसमें माइंड में अंदाजा अपना बहुत बहुत सुपर cult टाइप में classics थी। हैं, हाँ, cult, oh my God. यस। कमाल की मूवी है। ओके। योर फेवरेट फूड। फेवरेट फूड पूरन पोली। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन। फेवरेट मुझे जाना तो है, ये फेवरेट अभी तक मैं जा नहीं पाया वहाँ पे, Okay. स्विट्जरलैंड। आई थिंक वो भी एक सभी का दूसरा वो स्वर्ग रहेगा। कहा जाता है। Yeah, definitely I love that country. यस। Yes. Okay, so there was a rapid fire. Now insights of your life, an idea that changed your life. ओके। Or someone actually gave you the idea, या डैडी ने कहा हो कि भाई आप मेडिकल कर लो। ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप में ये है क्वेश्चन है, लेकिन एक आइडिया था कि जब भी मेरा सिविल पोस्ट ग्रेजुएशन करने का था तभी मैंने माइक्रो चूज़ किया, है ना, कि मेरे फ्रेंड ने एक सजेशन दिया था कि यार एमडी माइक्रो भी एक अच्छा फील्ड है। तब तक मेरे माइंड में नहीं था क्योंकि ये नया फील्ड था तभी, लेकिन अभी आज लग रहा है कि सच में मैंने राइट डिसीजन लिया, क्योंकि ना इट इज़ अ हैपनिंग थिंग। पैथोलॉजी कैसे डेड टाइप में थिंग नहीं, ऐसा बोल नहीं सकता कोई भी सब्जेक्ट को डेड टाइप, बट उसमें यानी यहाँ पे कैसा ना कि ऑर्गेनिज्म ऑलवेज इवॉल्व हो रहे हैं, तो वैसे ही ना, तो इसकी वजह से ना बहुत सारी चीजें हैपनिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि यही एक चीज है आपके लिए। ओके, हाउ हैज सक्सेस चेंज्ड यू? ओके, मैं तो नहीं मानता हूँ कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, बट ठीक है, डेस्टिनी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। डेफिनेटली एक मुझे रियलाइज हो गया कि कंटेंट रहना, कि हैप्पी रहना, जो भी मिला है, वेदर इट इज मिला है नहीं भी मिला है तो भी हैप्पी रहो, तो बहुत कुछ, क्योंकि ये सब मोमेंट्री चीज़ें हैं कि यानी फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप में कि सोचोगे कि बचपन में क्या हैप्पीएस्ट थिंग थी, एक चॉकलेट मिल गया यार तो हैप्पीएस्ट थिंग थी वो। तो कॉलेज में आ गया, अरे वो लड़के ने बात की, अरे यार उसने बात की, ये बहुत ही बड़ी चीज थी। जैसे कॉलेज में आ गया, डिस्टिंक्शन मिल गया तो वो बड़ी चीज हो गई, अच्छी जैसे काम करने लगे तो यार बड़ी सैलरी मिल गई। ये चीजें तो मोमेंट्री है, तो हर फेजेस में ना ये चीज हो सकती है कि डिफरेंट हो। ओह वाओ, अच्छा, दैट इज अ ट्रिकी वन नाउ।
Okay, the best role of your life, father, son, husband or teacher? Every role बहुत what do you say that You try to do that. yes definitely You try your best to do that. yes Okay. yes definitely यानी मुझे ऐसा अभी रेट्रोस्पेक्टिवली लगता है कि यार ये चीज़ों में बहुत मज़ा किया हमने है ना अभी भी हम लोग मज़ा कर रहे हैं तो जैसे अभी एज अ फादर मैं वापस सब रिवाइंड कर रहा होता है हर चीज़ें मैं मेरे डॉटर को बोलते हुए कि Yes. अरे तेरे एज का मैं जब था तभी मैं क्या करता था कैसे करता था वगैरह तो ये चीज़ें Okay. What hurt you the most? okay hard you do really I don't know but competitive nature that the competitive field everywhere that is I think hurt me Hurt me. क्योंकि मैं उतना कॉम्पिटिटिव दो वैसा नहीं रहा हूँ बट लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज हो गया कि यार ये कॉम्पिटिटिव नेचर्स की वजह से ना कि अननेसेसरली व्हाट यू से दैट एक एंशियस मोमेंट्स क्रिएट Anxious कर moment देते होता है, हैं stress बढ़ जाता है स्ट्रेस बढ़ जाता है Stress में। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है Okay. Now this or that round, I'm giving the options. You have to choose one. Okay. Veg or non-veg? डेफिनेटली वेज मैं Okay. लेकिन मैं दोनों खाता हूँ वेज और मौके नॉन मौके वेज पर, बट वेज हाँ अच्छा Okay. Tea or coffee? टी Tea. Gym or yoga? मैं बहुत Or you आलसी do the आदमी हूँ बहुत आलसी आदमी हूँ मैं जिम में भी नहीं जाता हूँ योगा भी नहीं कर पाता हूँ मैं स्लीप अच्छा लगता है मुझे Oh, wow. Early riser or night owl? ओवर नाइट आवर Okay. Emotional or practical? प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है Books or Kindle? आज मैंने पहले आपको बताया कि मुझे उतना पढ़ना भी इतना शौक नहीं है बट किंडल से भी ज़्यादा यूट्यूब मुझे लगता है कि आज के ज़माने में बहुत इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ Okay, okay. So you watch the things and especially अगर book भी होगी तो आप ऑडियो बुक ज़्यादा प्रेफर करोगे. या अगर वैसा रहेगा तो Okay. Mountains or beaches? आई लव बोथ द थिंग्स बट अगर दोनों में चॉइसेस है माउंटेन्स तो बहुत क्योंकि मैं बहुत हाइकिंग और ट्रेकिंग वगैरह करता था ड्यूरिंग द कॉलेज डेज लेकिन अभी थोड़ा सा एज भी हो गया Age भी हो है गया। तो अभी टाइम भी नहीं मिलता है तो इतना नहीं करता हूँ Religious or spiritual? डेफिनेटली आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने में टाइम मिलता है आप ज़्यादा सोचते हो आप ना ही सिर्फ अपने बारे में सोचते हो आप फैमिली के बारे में सोचते हो सोसाइटी के बारे में सोचते हो एट लार्ज अलग लेवल पे सोचते हो तो स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा कामनेस देता है अपना स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम कर देता है हाँ. तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग Okay. Library or classroom? मैं बहुत बार ना लाइब्रेरी में बहुत मैं पढ़ाई करता था Okay. हाँ मैंने ड्यूरिंग MBBS डेज ऑल्सो MD के टाइम में भी तो डेफिनेटली लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए Okay. Amazon Prime or Netflix? That is the last नहीं one. मैं दोनों नहीं देखता हूँ उतना टाइम ही नहीं मिलता हूँ मुझे लगता है कि Or you will actually go for YouTube? हाँ यूट्यूब क्योंकि ना पिछले अभी 2-3 सालों में मैंने तो टीवी देखना ही छोड़ दिया अभी जैसा लेकिन जैसा वर्ल्ड कप जैसा एक इवेंट आ गया था तभी मैंने रिन्यू किया था मेरा जो सब्सक्रिप्शन सही है। था तो लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें यूट्यूब भी कर देता हूँ मैं बस Okay. तो यहाँ पर थे डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी सर हम लोगों के साथ जिन्होंने बहुत ही खूबी से और बहुत ही एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चंस के हम लोगों को जवाब दिए हैं. दोबारा आप लोगों के साथ बने रहेंगे हम लोग 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर. बने रहिएगा हम लोगों के साथ. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर. थैंक यू